नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। बृहस्पतिवार को योगी सरकार ने अपना नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि संविधान के लागू होने के बाद से 75 सालों की शानदार यात्रा के बाद ये बजट हमारे अगले 25 सालों के लिए रोड मैप बनाने के लिए अहम है। हमने अपने बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि समाज के सभी वर्गों का समान विकास हो। प्रदेश की जो इमेज बनी हुई है उसमें बदलाव आए। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट का आकार 8,08,736 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। साल 2024-25 के बजट के सापेक्ष इसमें 9.8% की वृद्धि है। यूपी के बजट के आकार में यह बढ़ोतरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे सीएम ने कहा कि कुल व्यय में 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर सम्मिलित है। ये दोनों कार्य आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे उन सब की अपनी एक थीम थी। 2017-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो अनेक कदम सरकार ने, उनके ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, उनकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर और एमएसपी का नाम उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम रहे हों, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई के बेहतरीन सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, ये सब कार्य तत्परता के साथ इसके नाम बढ़ाए गए और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है इसके किसानों की आमदनी को जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आगने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 18-19 का जो बजट था वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में जो उत्तर प्रदेश भी बहुत कम थी,
आज गंगा एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे में 55% से अधिक हो जाएगा। योगी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का 9वां बजट है, लेकिन सरकार ने इस बजट में भी संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं किए। ये बजट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खोखला है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया, महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई। अखिलेश ने कहा कि आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो गया है, पर बजट कब आएगा। आगे उन्होंने कहा कि बजट देखकर मंत्री और विधायक भी निराश हैं, क्योंकि इसमें उनके अपने विभाग के लिए भी कुछ नहीं। आज का दिन विशेष है और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। बजट पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का बजट अगर जनहित और जनकल्याण होता तो बेहतर होता। उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र और समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव और कई विषमताओं से जूझ रहा है। लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोटी, रोजगार की बेहतर व्यवस्था की मांग है, तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना यह समस्या का सही समाधान नहीं है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसको लेकर अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी बीच सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में जहां महंगाई और बेरोजगारी संगम की सरस्वती की तरह अदृश्य है, वहीं विकास सिर्फ भाषणों में दिखता है। उन्होंने कहा कि जनता से झूठे वायदों का सीजन शुरू है। एक बार फिर अच्छे दिन सिर्फ कल्पनाओं में दस्तक दे रहे हैं। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा के साथ साथ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया। पूर्व अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से केंद्र सरकार अपने सदस्य नामित कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता समाप्त करने और अधिवक्ता संस्थाओं से हड़ताल की शक्ति को छीनकर उसे कदाचार की श्रेणी में लाकर कदाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लिया जाए और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा को लागू किया जाए। अधिवक्ता समाज के खिलाफ अधिवक्ताओं के गले में फांसी का फंदा जैसे होता है, उस तरह से ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 है, जिस हमारी मुख्य संस्थाओं पर केंद्र द्वारा कब्जे का प्रयास है। उनको निर्देश देने की शक्तियां उनको मिलेंगी। विदेशी अधिवक्ताओं को, विदेशी विधि फर्मों को लाने के उनको नियम बना लेंगे। वो क्या हमारे देश का अधिवक्ता इनकम्पिटेंट है? उसी के विरोध में आज हम लोगों ने प्रतियां फाड़ी हैं और पूरे देश से, हर जन सामान्य से, प्रत्येक अधिवक्ता से उन्होंने सुझाव मांगे। सुझाव में नहीं देना, ये तो जैसा कि हमारे को चेयरमैन साहब पूर्व बार काउंसिल के, उन्होंने बताया कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश का अधिवक्ता 25 को सड़कों पर उतरने जा रहा है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसको जीत नहीं लेंगे, ये वापस नहीं हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाए हैं, ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है और स्वायत्त शासित संस्था को कुचक्र के तहत समाप्त करने का प्रयास है केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि अब केंद्र सरकार का कोई भी निर्देश होगा उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सबऑर्डिनेट स्टेट बार काउंसिल मानेंगी, जो कि मूल भावना जो है एडवोकेट एक्ट 1961 की, उसको पूरी तरीके से ये बाधित करता है। और इस तरीके से करीबन 6 से 7 प्रावधान जो जोड़े हैं, वो वकीलों के प्रति ही नहीं, आम जनता के प्रति भी घातक साबित है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमीरपुर के कुरारा नगर पंचायत में कार्यरत नियमित आउटसोर्सिंग, संविदा और अन्य कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने से परेशान होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन न मिला तो सभी आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। 4 महीना हो गए, अब वेतन मिला नहीं है। हमारे भाई लोग हाईलाइट में सीरियस रखे, बिल्कुल आज मरे थी, काल मर रहे हैं। और आज साहब के ना जिलाधिकारी के यहाँ रहे हैं तो हमारी कोई 4-5 बार आ चुके हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। ना हम ये कह रहे हैं कि मतलब परमात्मा प्रभु कहू का करे ना, पहली दुश्मन के कि मरे कहू, लेकिन हमारे जी हमारे चाहते हैं कि मतलब नहीं, जैसे कर्मचारी मर जाए, अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो हम बच्चों को फांसी दवा दे देंगे, हम भी दवा खा के ठीक है मर जाएंगे। हम इतना नहीं सहन कर पाएंगे कि 4-4 महीना कर्मचारी, गरीब कर्मचारी मर रहे हैं भूखे, पूरे 1-1 किलो आधा किलो आटा लेके खाते हैं। वेतन के लिए 4 माह से वेतन नहीं मिली नगर पंचायत कुरारा। मैं वहाँ का वर्तमान ड्राइवर हूँ। कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं मिला? लगभग पूरा टोटल कर्मचारी 80 के आसपास है। शाह साहब के बहुत परेशान है हमारी, हम वेतन के कारण आए। हमारा वेतन रखा हुआ है 4था माह हो जा रहा है 20 तारीख के सर, अब वेतन हमारा नहीं मिल पा रहा। कहाँ पर नौकरी करते हैं आप? हम करते हैं नगर पंचायत कुरारा।
कन्नौज में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष बकाया रकम न मिलने की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि सेंटर से राशन उठाकर वे आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाती थी, लेकिन 5 साल से उन्हें राशन के उठान का भाड़ा नहीं मिला। मामले की शिकायत एसडीएम से करने के बाद भी अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज फिर समूह की अध्यक्ष ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने जल्द ही भाड़े के रुपए न मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। करते करते 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। डीएम साहब, एसडीएम साहब से पास गए थे हम, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। करते करते 1 साल हो गए, मगर कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या हैं, कौन से पद पे हैं? हम समूह के अध्यक्ष हैं और ग्राम पनगुआ से हैं। पूजा नाम है मेरा। क्या काहे का भाड़ा है? क्या ये राशन, ड्राई राशन का उठान का भाड़ा है। हम लोग अपने तरफ से भाड़ा उठा के, मतलब किराया लगा के उनके केंद्र पे रखते हैं और मैं आंगनबाड़ी को जिम्मेदारी दे देती, वो वितरण करती हैं आंगनबाड़ी। कई साल से काम कर रहे हैं? हम 5 साल से काम करते हैं। संत कबीर नगर के नाथनगर विकासखंड में खेल मैदान और आरआरसी सेंटर निर्माण में दबंगों की दबंगई सामने आई, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगों ने आरोपियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद प्रधान संघ ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। साथ ही प्रधान संघ ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। एसडीएम साहब ने वो पूरी जमीन हमारे ग्राम सभा को न देते हुए विपक्ष के कुछ तत्वों के द्वारा उनको भी दे दिया, लेकिन संतुष्टि के तहत एसडीएम के द्वारा हमने जो बात मान ली, उस पर हमने मजदूरों के द्वारा प्रधान वहां काम करने के गए। वह अराजकता के तत्वों के द्वारा लाठी भाला फरसे के द्वारा बिना पूछे समझे हम लोगों के ऊपर आक्रमण हो गया है। प्रधान या कई लोग गंभीर रूप से चोटें आई है। FIR हुआ है, लेकिन माहौली के थाना अध्यक्ष महोदय उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। धनगटा तहसील में जो जो गांव है इनका, उसमें खेल का मैदान बनना था, उसमें उस दिन झगड़ा हुआ, पैमाइश वगैरह हो चुकी है। तो उनका ये अनुरोध था कि एक तो जो पैमाइश है खेल का मैदान जो बनना है उसमें ठीक से हो जाए और साथ में शांति व्यवस्था गांव में रहे, और जो उस दिन मारपीट हुई है उसमें जो FIR हुई है उसमें जो है सख्त कार्रवाई। तो तीनों बातें हमने सुनी है और नियमानुसार इसमें हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक खेल का मैदान बनने की बात है, जितने भी इस तरह के हमारे काम है, अगर कोई इसमें विरोध उत्पन्न करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर का मुख्य गेट बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि मेन गेट में ताला लगाना गलत है, इसे खुलवाया जाना चाहिए। वहीं CMS नवीन जैन ने कहा कि ट्रॉमा का गेट नंबर 4 कॉलेज के प्रिंसिपल के कहने पर बंद कराया गया है। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के सामने नगर निगम प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च कर अटल पार्क बनवाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों का हरे भरे वातावरण के बीच रहना था। लेकिन सरकारी ट्रॉमा सेंटर में आने वाले तीमारदार के बैठने के लिए स्थान नहीं बनाया गया है। साथ ही सरकारी ट्रॉमा सेंटर और पार्क के लिए एक मेन गेट है, जिसमें प्रिंसिपल के कहने पर कर्मचारियों ने मनमानी करते हुए ताला लगा रखा है। मरीज की दवा लेने आए हैं। मरीज बच्चे ने, एक पेशेंट है मरीज। अच्छा, तो बच्चों को सबका स्कैन कराया, उनकी रिपोर्ट लेने आए हैं। परेशानी जी है, घूम के जाना पड़ रहा है। अच्छा, गेट बंद है, सही है गलत है? गलत है। मैं यहाँ ट्रॉमा सेंटर में आया हूँ। अच्छा, कहाँ खड़े हैं आप? अब मैं पार्क के गेट पे खड़ा हूँ। अच्छा, अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इस गेट की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। गेट बंद है? गेट बंद होने से। तो ये गेट बंद सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। गेट बंद होना चाहिए वैसे? नहीं, ये गेट खुलना चाहिए। ये लोगों को काफ़ी परेशानी है बैठने उठने की। इसका जिम्मेदार कौन है? ये गेट बंद है, जिसने गेट बंद किया वही जिम्मेदार है। लखनऊ जीवन मिशन में धांधली के मामले में खबर चलने के बाद अब बीजेपी विधायकों ने CA और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर जांच की मांग की है। बता दें कि जल जीवन मिशन परियोजनाओं में अधिशासी अभियंता के सगे भाई पर करोड़ों की परियोजनाओं पर कार्य करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी खबर HNN ने प्रमुखता से चलाई थी। अब विधायकों ने भी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।